दोस्तों, तो हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं वो अध्याय 2 है, इसका चैप्टर 2, और पढ़ने वाले हैं परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो परमाणु प्रौद्योगिकी क्या है, इसका विकास सबसे पहले देख लें। भारत में परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास तो 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ परमाणु अनुसंधान शुरू हुआ। अप्रैल 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और उसी वर्ष परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 में AEC ने ट्रोम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित करने का निर्णय लिया। 1948 से 54 की अवधि के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग ने नई दिल्ली में प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया। DAE की अनुसंधान एवं विकास इकाइयों का इतिहास और संक्षिप्त परिचय 4 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE बनाया गया था। यह विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रत्यक्ष प्रभार में था और तब से लगातार प्रधानमंत्रियों के प्रभार में रहा। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे, ठीक है, AET के निर्माण के साथ परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोगों जैसे परमाणु रिएक्टर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री विज्ञान से सीधे संबंधित कार्यक्रमों पर काम करने वाली सभी वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यक्रमों के साथ TIFR से ट्रोम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया और वे AET का हिस्सा बन गए। ठीक है, TIFR, ठीक है, TIFR एक ऐसा संस्थान बन गया जो वास्तव में मौलिक शोध के लिए समर्पित था। TIFR का मतलब ऊपर आपने देखा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आगे देखते हैं कि DAE परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, कृषि, चिकित्सा, उद्योग और बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में लगा हुआ है। ठीक है, DAE में 5 अनुसंधान केंद्र, 3 औद्योगिक संगठन, 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 3 सेवा संगठन शामिल है। इसके तत्वाधान में परमाणु और संबद्ध क्षेत्रों में बाह्य शोध को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने के लिए 2 बोर्ड, गणित और 1 राष्ट्रीय संस्थान मतलब मान्य विश्वविद्यालय हैं। यह बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा में अनुसंधान में लगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के 8 संस्थानों का भी समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक शैक्षिक सोसाइटी भी है जो DAE कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, गुजरात में काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, इसके बाद है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कर्नाटक कैगा में कैगा जनरेटिंग स्टेशन। इसके बाद है तमिलनाडु में कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये सभी क्या है, तो ये ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है भारत में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमाणु रिएक्टर की प्रौद्योगिकी क्या है। तो समान क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और जीवाश्म ईंधन वाले बिजली स्टेशनों में कई विशेषताएं समान हैं। दोनों को टरबाइन और जनरेटर चलाने के लिए भाप बनाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। हालांकि एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन में कोयला या गैस के जलने की जगह यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन होता है। एक परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है कि एक नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त की जा सके। यूरेनियम 235 परमाणुओं को विभाजित करके बनाई गई गर्मी का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो जनरेटर को चलाने के लिए एक टरबाइन को घुमाती है जिससे बिजली पैदा होती है। एक परमाणु रिएक्टर के कोर में
होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को छर्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, जिसे रिएक्टर को आवश्यक शक्ति स्तर पर सेट करने के लिए डाला या निकाला जा सकता है। ठीक है। ईंधन तत्वों को मॉडरेटर नामक पदार्थ से घेरा जाता है, जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। इस प्रकार श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में सक्षम बनाता है। विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में पानी, ग्रेफाइट और भारी पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा के अन्य उपयोग को हम लोग देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें भोजन, पानी और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। आज रेडियोधर्मी समस्थानिक उन तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमें ये तीनों प्रदान करते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन के साथ विशेष तत्वों की छोटी मात्रा पर बमबारी करके बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला देखें, चिकित्सा में तो निदान और अनुसंधान के लिए रेडियो आइसोटोप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी रासायनिक ट्रेसर गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना और विशिष्ट अंगों के कामकाज के बारे में नैदानिक जानकारी प्रदान करते हैं। रेडियोथेरेपी कुछ बीमारियों जैसे कैंसर के उपचार में रेडियो आइसोटोप का भी उपयोग करती है, अर्थात शक्तिशाली गामा स्रोतों का उपयोग सिरिंज, पट्टियों और अन्य चिकित्सा उपकरणों को निष्फल करने के लिए किया जाता है। पश्चिमी दुनिया में लगभग दो में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में परमाणु चिकित्सा के लाभों का अनुभव होने की संभावना है, और उपकरणों का गामा निष्फलीकरण लगभग सार्वभौमिक है। ठीक है। तो ये तो हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में। और अब जो है हम देखते हैं भोजन के संरक्षण में रेडियो आइसोटोप का उपयोग कटाई के बाद जड़ वाली फसलों के अंकुरण को रोकने, परजीवियों को और कीटों को मारने और संग्रहित फलों और सब्जियों को पकने को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विकिरणित खाद्य पदार्थों को दुनिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा बढ़ती संख्या में देशों में मानव उपयोग के लिए स्वीकार किया जाता है। इसमें आलू, प्याज, सूखे और ताज़े फल, अनाज और अनाज उत्पाद, मुर्गी और कुछ मछलियाँ जो है शामिल हैं। कुछ पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए भी विकिरणित किया जा सकता है। तो ये दूसरा उपयोग हमने पढ़ा। तीसरा है कि फसलों की खेती और पशुधन के प्रजनन में रेडियो आइसोटोप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग फसलों की उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी और मौसम प्रतिरोधी किस्मों के उत्पादन, उर्वरकों और कीटनाशकों के काम करने के तरीकों का अध्ययन करने और घरेलू पशुओं की उत्पादकता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है औद्योगिक रूप से और खनन में इसका उपयोग वेल्ड की जांच करने, लीक का पता लगाने, धातुओं के घिसाव की दर का अध्ययन करने और खनिजों और ईंधनों की एक विस्तृत श्रृंखला के ऑन स्ट्रीम विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है परमाणु रिएक्टरों में बनने वाला प्लूटोनियम से प्राप्त रेडियो आइसोटोप का उपयोग जो है अधिकांश घरेलू स्मोक डिटेक्टरों में किया जाता है। रेडियो आइसोटोप का उपयोग पर्यावरण में प्रदूषकों का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने एवं सतही जल और भूजल की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है छोटे परमाणु रिएक्टर कुछ जहाज़ों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिनमें ज़्यादातर पनडुब्बियाँ शामिल हैं, लेकिन इसमें आइस ब्रेकर से लेकर विमान वाहक तक शामिल है। ये ईंधन भरने के लिए रुके बिना लंबे समय तक समुद्र में रह सकते हैं। अगला उपयोग देखें तो परमाणु रिएक्टरों द्वारा उत्पादित ऊष्मा का उपयोग बिजली बनाने के बजाय सीधे भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वीडन और रूस में इसका उपयोग इमारतों को गर्म करने और पानी के विलवणीकरण जैसी कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गर्मी प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगले दशक में परमाणु विलवणीकरण एक प्रमुख विकास क्षेत्र होने की संभावना है। ठीक है। और अंत में दिया हुआ है इसके उपयोग में कि यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का उपयोग बम बनाने के लिए किया जाता था, इससे पहले कि वे बिजली और रेडियो आइसोटोप बनाने के लिए महत्वपूर्ण बन गए।
बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम से अलग होता है। बम ग्रेड यूरेनियम अत्यधिक समृद्ध होता है, ठीक है। ये यूरेनियम 235 के बजाय बम ग्रेड प्लूटोनियम काफ़ी शुद्ध यानी प्लूटोनियम 239 होता है। 90% से जो है अधिक रिएक्टर ग्रेड में लगभग 60% के बजाय, और इसे विशेष रिएक्टरों में बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है। तो भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों की मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम भंडार का उपयोग किया गया था। कार्यक्रम का अंतिम ध्यान भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाने पर है, ठीक है। तो इसमें यहाँ दिया गया है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में दिया गया है। तो इसे हम समझते हैं चरणवार ढंग से। तो कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR बिजली का उत्पादन करते हैं, जबकि उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 उत्पन्न करते हैं। भारी पानी यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग मॉडरेटर और शीतलक के रूप में किया जाता है। दूसरे चरण में देखें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR, ठीक है, एक मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करेंगे जो प्लूटोनियम से बना होता है, जिसे पहले चरण में खर्च किए गए ईंधन के पुनर्संसाधन द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं इसके साथ साथ प्राकृतिक यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। FBR में प्लूटोनियम 239 ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन से गुजरता है, जबकि मिश्रित ऑक्साइड ईंधन में मौजूद यूरेनियम 238 अतिरिक्त प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। इस प्रकार स्टेज 2 FBR को उपभोग करने की तुलना में अधिक ईंधन ब्रीड करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार प्लूटोनियम 239 का भंडार बन जाने के बाद थोरियम को रिएक्टर में एक कंबल सामग्री के रूप में पेश किया जा सकता है और तीसरे चरण में उपयोग करने के लिए यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि उन्नत भारी जल परमाणु यानी कि AHWR में थोरियम में यूरेनियम 233 ईंधन वाले रिएक्टरों की एक स्वनिरंतर श्रृंखला शामिल होगी, ठीक है। भारत ने AHWR तकनीक को थोरियम के विशाल भंडार के प्रयोग करने के लिए किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE इन सभी कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन चरणों के माध्यम से भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। परमाणु अभिक्रिया के दौरान विशेष रूप से परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। इन प्रक्रियाओं में परमाणु नाभिक से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ परमाणु प्रतिक्रियाओं को दो प्राथमिक प्रकार हैं, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन, ठीक है। तो दोनों है क्या, दोनों अभिक्रिया क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है नाभिकीय विखंडन। यह एक भारी परमाणु नाभिक को दो या अधिक हल्के नाभिक में विभाजित करने की प्रक्रिया है, जिसके साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन आसपास के विखंडनीय नाभिकों में आगामी विखंडन अभिक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, एक आत्मनिर्भर श्रृंखला अभिक्रिया बनती है। यही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन का आधार है। ये नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय संलयन क्या है, तो दो हल्के परमाणु नाभिकों के संयोजन से एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्य संलयन ईंधनों में हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम शामिल है, ठीक है। ITER यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर जैसी प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्देश्य
ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यवहारिक और नियंत्रित नाभिकीय संलयन विकसित करना है। तो हम लोगों ने नाभिकीय संलयन और विखंडन को पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SMR टेक्नोलॉजी। ये क्या है SMR टेक्नोलॉजी? SMR का मतलब क्या होता है? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर परमाणु रिएक्टरों की एक नई पीढ़ी है जिसे पारंपरिक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में आकार में छोटे, सुरक्षित और अधिक लचीले होने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये मॉड्यूलर होते हैं, अर्थात इन्हें कारखानों में बनाया जा सकता है, परिवहन किया जा सकता है और साइट पर भी असेंबल किया जा सकता है, जिससे लागत और निर्माण समय दोनों कम हो जाते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है, जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। सरकार ने इस पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन और संचालन योग्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना है। तो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि इसका क्या होता है, मुख्य विशेषता है कि आकार छोटा होता है, यानी कि प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक उत्पादन करता है, यानी कि पारंपरिक रिएक्टरों में 1000 प्लस मेगावाट की तुलना में छोटा होता है। तो 300 मेगावाट तक जो है यह उत्पादन करता है। मॉड्यूलर डिजाइन देखें तो कारखानों में निर्मित, आसानी से परिवहन योग्य और साइट पर भी स्थापित करने योग्य होता है। उन्नत सुरक्षा, उन्नत शीतलन प्रणालियों एवं कई डिजाइन जो है निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करते, जो बाहरी शक्ति के बिना काम करती है, ठीक है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, दूर दराज या छोटे क्षेत्रों ग्रिड में स्थापित किया जा सकता है जहां बड़े परमाणु संयंत्र संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मापनीयता, मांग के आधार पर कई मॉड्यूलर जोड़े जा सकते हैं इसमें, ठीक है। इससे लाभ क्या है? SMR तकनीक से लाभ क्या है? तो बड़े रिएक्टरों की तुलना में कम प्रारंभिक निवेश, ठीक है। मॉड्यूलर असेंबली के कारण तेज निर्माण, ठीक है। उसके बाद है कि डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य, यानी कि कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके बाद है कि दूरस्थ क्षेत्रों, द्वीपों और सैन्य ठिकानों के लिए यह उपयुक्त होता है। इसका बाद है बिजली के साथ साथ हाइड्रोजन और विलवणीकृत जल का भी उत्पादन कर सकता है। तो ये सभी लाभ है SMR के। SMR तकनीक की चुनौतियाँ क्या क्या है? तो उच्च प्रारंभिक अनुसंधान एवं विकास लागत, ठीक है। उच्च प्रारंभिक अनुसंधान एवं विकास लागत, यानी कि लागत अभी विकास पर और अनुसंधान पर शुरू में तो लगेगा ही, तो ये चुनौतियां हैं। इसके बाद है परमाणु अपशिष्ट निपटान के लिए चिंताएं बनी हुई है, ये तो समस्या है ही। इसका बाद है सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचों की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद है SMR तकनीक परमाणु ऊर्जा के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो पारंपरिक रिएक्टरों का एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक लचीला विकल्प प्रदान करती है। यदि सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो SMR दुनिया भर में अस्थायी ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत और बिहार राज्य में परमाणु प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। तो परमाणु प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन में अपनी भूमिका के अलावा चिकित्सा, कृषि, उद्योग, जल प्रबंधन और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक अनुप्रयोग रखती है। एक परमाणु सक्षम राष्ट्र के रूप में भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE के मार्गदर्शन में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग विकसित किए हैं। बिहार जैसे राज्य भी चिकित्सा सुविधाओं, कृषि अनुसंधान और परमाणु तकनीकों का उपयोग करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में तो भारत में 24 परमाणु रिएक्टर हैं जनवरी 2025 तक की बात की जाए, जिनकी कुल क्षमता जो है 8180 मेगावाट है, ठीक है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखें तो तारापुर महाराष्ट्र में है, पहला वाणिज्यिक संयंत्र है 1969 में। उसके बाद है कलपक्कम तमिलनाडु फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, काकरापारा गुजरात और राजस्थान का रावत भाटा, ठीक है, नरोरा यूपी में और कूडनकुलम तमिलनाडु में। ये सभी क्या है? प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। थोरियम आधारित रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित करना, भारत में थोरियम के प्रचुर भंडार के कारण भारत को थोरियम आधारित रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।
ठीक है। उसके बाद कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में देखें तो विकिरण का उपयोग करके फसल उत्परिवर्तन प्रजनन, जिससे उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु लचीली फसलों का विकास संभव हो पाएगा इससे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ने मूंगफली, सरसों, दालों और चावल की किस्में विकसित की है। इसके बाद है कि विकिरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। प्याज, आलू, मसालों आदि की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में देखें तो परमाणु समस्थानिकों का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, जैसे कि जांच निदान के लिए पीईटी स्कैन, एसपीई-सीटी स्कैन। इसका चिकित्सा में देखें तो कैंसर उपचार के लिए रेडियोथेरेपी, इसका यहाँ इस्तेमाल होता है। एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और अन्य चिकित्सा संस्थानों में परमाणु केंद्र स्थापित किए गए हैं। उद्योग में देखें तो बिल्डिंग में दोषों या त्रुटि का पता लगाने लिए औद्योगिक रेडियोग्राफी में विकिरण का उपयोग किया जाता है। तेल तथा खनिज अन्वेषण में प्रयुक्त आइसोटोप है। इसका विमानन और रक्षा उद्योग के लिए सामग्रियों का गैर विनाशकारी परीक्षण ये उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद देखें तो अनुसंधान और अंतरिक्ष अभियानों के लिए परमाणु प्रणोदन, ठीक है, और समस्थानिक का प्रयोग होता है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से चंद्रयान और मंगल ऑर्बिटर जैसी इसरो परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है। और रक्षा में देखें तो भारत के सामरिक तथा रक्षा प्रतिरोध के अंग के रूप में परमाणु हथियार, ठीक है, और पनडुब्बी से प्रक्षेपित परमाणु प्रणोदन, ये अरिहंत, ये सभी है। तो लगभग हर क्षेत्र में भारत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में देखें तो यद्यपि बिहार में कोई वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, फिर भी परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है कृषि, चिकित्सा और अनुसंधान में किया जाता है। कृषि में देखें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर विकिरण द्वारा फसल सुरक्षा से लाभ प्राप्ति संभव है। चावल, गेहूं, मक्का, दालों और लीची अनुसंधान कार्यक्रम BARC और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित है। खाद्य विकिरण फलों और सब्जियों, विशेषकर लीची, आम और आलू की कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने में सहायता कर सकता है। चिकित्सा में देखें तो पटना में परमाणु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। एम्स, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, कैंसर का इलाज, थायराइड विकार का पता लगाने और PET स्कैन के लिए उपयोग किया जाता है। बिहार में बढ़ते स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कारण मांग में वृद्धि हुई है, ठीक है। ये तो चिकित्सा की बात हुई। उद्योग और अनुसंधान में देखें तो औद्योगिक परीक्षण, इसमें इस्पात, रेलवे पुल में प्रयुक्त रेडियोग्राफी तकनीकें, बिहार की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं, ताप संयंत्र, इस्पात उद्योग में आइसोटोप आधारित परीक्षण को एकीकृत किया जा सकता है। शक्ति की संभावना में देखें तो पूर्वी भारत में और अधिक परमाणु संयंत्रों के निर्माण के बाद बिहार को राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने पर चर्चा जारी है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के लाभ देखें तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैस की कमी है इसमें। स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत है। परिचालन लागत कम होगी, ठीक है। चुनौतियों को देखें तो अधिक लागत, दुर्घटना की स्थिति में व्यापक क्षति, एक रिएक्टर के निर्माण में आमतौर पर 25 से 30 वर्ष लगते हैं, वो भी अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण की समस्या। इसके बाद है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या। तो ये सभी समस्याएं बनी हुई है। वर्तमान में इस चुनौतियों को देखते हुए कई देशों ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है। फ्रांस, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक है, इसने इसके कमी करने की घोषणा की है। स्वीडन ने अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया है। हालांकि जापान ने पुराने परमाणु रिएक्टर के जीवन को बढ़ाने के लिए 2020 तक एक नीति घोषणा की है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। अपने सुरक्षा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्रों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, पश्चिम बंगाल आदि में परमाणु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका व्यापक विरोध भी हुआ। इन चुनौतियों और ऊर्जा के अन्य रूपों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अन्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की घोषणा की है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करने और परमाणु रिएक्टरों को संचालित करने के
लिए कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें निम्नलिखित है भारत अमेरिका समझौता, भारत कजाकिस्तान समझौता, प्रौद्योगिकी के लिए फ्रांस के साथ समझौता, इसके अलावा कनाडा और मंगोलिया के साथ समझौता। भारत में यूरेनियम का उत्पादन केवल झारखंड के जादूगोड़ा में होता है, इसलिए भारत को यूरेनियम प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।